magnification formula, right? So what was the mirror formula? One by 1 by f u is plus 1 equals to 1 by v plus 1 by u. 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. Okay. And what was the magnification formula? Minus v upon u. Magnification is height of image by height of object, and that is minus v upon u. We have derived these two formulas in the last class, right? And I think I have done a question uh, based on this formula in the last class only. So let's do one more. In fact, four or five question. We have discussed in the last class that focal length of concave mirror will be negative and that of convex will be positive. You all remember that? Because this is a part of sphere whose center is towards left. So it is negative, and that for convex mirror it is positive. So let's say ये एक मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. हमने यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर. बताना है इसका इमेज कहाँ बनेगा और रे डायग्राम भी बनाना है. So the image will be formed 15 centimeter behind the on the left of the mirror. On the left of the mirror, 15 centimeter. 15 or 30? What is u? 30. U is minus 60. F is minus 20. Since it is a concave mirror, so it is a part of this sphere, and focal length will be negative because it is in the left side. Now 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करो 1 by v equal to 1 upon f minus 1 upon u. तो एलसीएम ये आ गया, इसको लिख दो माइनस 1/20 प्लस 1/60. एलसीएम 60 ले लो तो -3 + 1 दैट इज -2/60. और यहाँ से v आ गया 30 -30. -30 का क्या मतलब है? इट मीन्स Left side of the mirror. लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. तो और मैग्निफिकेशन का बात करो
तो मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया माइनस वी की जगह लिख दिया -30 एंड यू की जगह पुट किया -60, तो ये आ गया -2 माइनस हाफ, सॉरी -half. This means height of image is equals to -half times of height of object, that is -5. So image कहीं यहाँ पे बनेगा at a distance of 30 सेंटीमीटर और उसका हाइट निगेटिव आ रहा है -5, मतलब नीचे बन रहा होगा। और अगर हम लोग रे डायग्राम बनाए तो ये रह गया, ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास किया, और एक और कोई रे ले लो, ये यहाँ से पास करेगा और ये मेरा इमेज होगा। तो ये इमेज के बारे में बताओ, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? Real and Real and रियल है। और इरेक्ट है इन्वर्टेड है? inverted. inverted. इन्वर्टेड। और सेम साइज या फिर डिमिनिश्ड या फिर मैग्नीफाइड? Diminished. Diminished. डिमिनिश्ड। और पोजीशन क्या है? बिटवीन एफ एंड सी। एक बार अपने नोट्स में देखो, जब मैंने वो वाला केस किया था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, उसमें देखो तो यही सारी कंडीशन आया था क्या इमेज का? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। हाँ सेम है? सर. ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो आना भी चाहिए था सेम। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो सारी की सारी कंडीशन ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। डन? Noted, sir. ओके। अब देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं तो इमेज कहाँ बनता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, लेट्स से इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, मतलब 40 सेंटीमीटर पे, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे 40 centimeter. सॉल्व करके देखो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, वही आया। आ गया? देखो सेम साइज आया, Yes, sir. मैग्निफिकेशन 1 आया। यू कितना लेंगे? क्योंकि पीछे है, यू विल बी Minus 40. एफ इज -40, -20। Minus 20. -20. Okay, 1 by v equal to 1 by f minus 1 upon u. So it will be 1 by -20 minus 1 by -40. 40 LCM ले लो तो -2 plus 1 minus 1 upon 40 और v आ गया -40. This means object
ये इमेज यहीं पे बनेगा और मैग्निफिकेशन देखो तो दैट इज माइनस वी अपॉन यू दैट इज माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन माइनस 40 दैट इज -1. ये -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? Inverted image. इन्वर्टेड है इमेज, तो इमेज नीचे होगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज माइनस, जो भी अगर मान लो इसका 10 सेंटीमीटर हाइट था तो हाइट ऑफ इमेज इज -10 सेंटीमीटर. रे डायग्राम बनाओ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो जब भी तुमको स्कूल एग्जाम में रे डायग्राम बनाने को बोला जाए ना तो पहले इंफॉर्मेशन निकाल लो, ऑब्जेक्ट और इमेज क्रिएट कर दो, उसके बाद फिर रे बनाओ, तो बनाना आसान होगा. हमेशा वहां पर इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज इधर उधर इंटरसेक्ट कर जाएगा. अगर तुम स्केल से प्रॉपर बनाओ फिर भी हो सकता है कि गलत इंटरसेक्ट कर जाए. और इस रे पे एरो है सब जो देते हैं वो सब तो देख देना. यस बस जस्ट अ मिनट, उस क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इमेज अगेन सेम साइज बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल है और एट सी बना है. तो वैसे ही तुम सारे केस के लिए सॉल्व कर सकते हो. जस्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अगर मेरा इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लो इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहाँ बनेगा? कहाँ पे आया? 6.67 प्लस 20. दो आंसर है, एक +20 एक 6.67. U is -10, F is -20. तो 1/V is equals to 1/F minus 1/U. 1/20 minus 1/U. तो LCM ले लो 20, तो ये आ गया -1 + 2 दैट इज +1/20. ठीक है, तो V आ गया. यस आयुष. आयुष तुमने कुछ तो गड़बड़ किया. U -10 लिया क्या? U +10 लिया क्या? आयुष एक बार चेक करना. मेरा भी +20 आ रहा है. ठीक है, अब मैग्निफिकेशन देखो क्या है. मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ V by U, दैट इज माइनस ऑफ 20 by U is -10, दैट इज 2. देखो क्या बनेगा. इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है
और यहाँ पर फोकस होगा, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाला केस है। तो ये रह गया, ये यहाँ बाउंस किया, कोई दूसरा ले लिया, ये यहाँ गया। तो अगर मैं इसको रिट्रेस करूं तो कहीं मेरा यहाँ पे इमेज बन रहा है, सच दैट ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। फाइन। ठीक है, तो अगर हम लोग कनकेव मिरर का बात करें तो मेरा इधर भी जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के पहले रखे, मतलब अगर मैं पोल के पहले रखूं सी को, यहाँ सी और यहाँ इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं तो भी मेरा मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो ये दो कंडीशन में अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट रखूं तो हमेशा मेरा मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। फाइन। एक बार नोट्स में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले वाला जो भी पॉइंट होगा वहां पर देखो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, दो केसेस बनेंगे उसमें, दोनों को सॉल्व करना। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, an object is placed in front of a concave mirror, of focal length 20 centimeter, such that the height of image is double the height of object. Find the location of the object. दो आंसर आएगा, ध्यान से करना। Find the location of the object. ओके, एक आंसर आया -10, दो आंसर आएगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। ओके हर्ष, फाइन।
अच्छा ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ से देखो क्या लिखा है, such that the height of image is double the height of object. इसका मतलब क्या है? Height of image by height of object is equals to 2, that is minus v by u. तो दो कंडीशन बन सकता है, v इक्वल टू 2u भी बन सकता है और v इक्वल टू माइनस 2u भी बन सकता है, 1 2। ये समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों कंडीशन दोनों हो सकता है। Yes, sir. माइनस में भी हो सकता है क्योंकि अब मुझे साइन नहीं पता है, तो मैं v इक्वल टू 2u भी ले सकता हूँ या फिर माइनस 2u भी हो सकता है। अब अपने एक्सप्रेशन में पुट करो, केस 1 v इज इक्वल्स टू 2u पुट कर रहा हूँ, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी की जगह 2u सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 बाई 2u प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई, कनकेव मिरर है तो माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2u कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 20। फाइन, यहाँ से आ जाएगा 2u बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20, 2u बाई 3 इक्वल टू माइनस 20 और u इज इक्वल्स टू माइनस 30। एक कंडीशन ये आ गया, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखूं तो इमेज जो होगा वो डबल साइज का बनेगा। और केस सेकेंड सॉल्व कर लो जब v इक्वल टू माइनस 2u हो। केस सेकेंड, जब v इज माइनस 2u, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई माइनस 2u प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, मुझे माइनस 20 दिया हुआ है, तो 1 बाई माइनस 20, यहाँ से एलसीएम 2u ले लो, तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20, और दिस इम्प्लाइज ये क्या बन गया, 1 बाई 2u और 2u इक्वल टू माइनस 20 और u इक्वल टू माइनस 10। ये तुम लोगों में से कुछ लोग का आंसर आया है। सर सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसके बाद इसके पोजीशन भी लिखना है ऑब्जेक्ट का? नहीं, अगर तुमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बस बोला है, यस सर। तो बस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना है, तो आइदर u इक्वल टू माइनस 30 और u इक्वल टू माइनस 10। सर ऐसे नहीं बोलना कि दिस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अच्छा वो तुम लिख सकते हो ना, वो तो तुम वर्ड्स में कुछ भी लिखो आंसर, ओके। ठीक है। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, यहाँ वाला जो ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था, इसमें देखो अब इमेज जो है वो इरेक्ट बना है और मिरर के अंदर बना है, तो अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो हम लोग को इमेज दिखेगा भी, वर्चुअल इमेज है बेसिकली, और इरेक्ट भी है। दैट्स व्हाई दिस मिरर, कनकेव मिरर, इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। अगर मान लो सेव करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे हेयर प्रॉपरली दिखे, जो मेरे फेस पे हेयर है वो प्रॉपरली दिखे, और मतलब इरेक्ट हो, मतलब थोड़े बड़े साइज में हो तो ज्यादा बेटर है। तो दैट्स व्हाई हम लोग सेविंग मिरर, मतलब सेविंग कनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर। फाइन, ठीक है। तो मिरर की जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे तुम लोग सॉल्व करना, जितने भी मिरर की क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं वो सारे सॉल्व करो।
हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two media. Bending of light at the interface of two medium. इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 into 10 raised to 8 meter. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसे ये जो हमारा डेटा है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये किसमें है? वैक्यूम में। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मेरा स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। नोट हो गया? एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन, ओके ओके, ऊपर में वैक्यूम आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन हाँ, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आएगा, सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन। अगर मान लो तुमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा?
2.15 आई थिंक 2.25 आएगा शायद. तो यहाँ पे क्या आएगा 4/3 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸, that is 2.25 into 10⁸ meter per second. सिंपल सा है. अब किसी भी मीडियम का ऐसा मान लो तुमको ऐसा दिया है कि लेट्स से अच्छा, ये जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं, ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं ना. तो तुमको ऐसा भी दे सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in glass to speed of light in water. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया हुआ है 1.5 और वाटर का तुमको 4/3 पता है. ये कैंसर आया 8:9. Sir, we have to write this. हाँ या तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं. हमें म्यू क्या पता है? म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग लिख देते हैं इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू. ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया. अब क्वेश्चन में था स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको मैं लिख सकता हूँ c अपॉन म्यू ऑफ ग्लास. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज c अपॉन म्यू ऑफ वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज c अपॉन म्यू ऑफ वाटर. ओके सृष्टि, इन दोनों का रेशियो ले लो. देखो c डायरेक्टली कट गया, ये आ गया म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास. म्यू ऑफ वाटर क्या था? 4/3.
4/3 and mu of glass is 1.5, that is 3/2. तो ये बन गया 8:9. सही है वत्सल, सही है सुश्री. सुश्री तुम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आ जाएगा. यस आयुष, ठीक है. डन. ओके, नेक्स्ट लिख दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे ये रे आया, ये आई है, ये आर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे. तो जैसा वहां पर था ना अपना रिफ्लेक्शन में, वैसा ही सेम पहला लॉ. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence, and normal at the point of incidence all lie on the same plane. All lie on the same plane. Second is important, that is Snell's law. Snell's law. ये क्या बोलता है? मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2. तो अकॉर्डिंग टू दिस Snell's law, mu1 times of sin I is equals to mu2 times of sin R. Done? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 into sin I is equals to speed of light in vacuum upon speed of light in medium 2 into sin R. तो C कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया sin I by speed of light is equals to sin R by speed of light in that medium. बट ये रिलेशन उतना फेमस नहीं है जितना ऊपर वाला है, mu1 sin I equal to mu2 sin R. ये क्वेश्चन मान लो ऐसा है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री. अगर इस वाले मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा?
इसका म्यू क्या होगा और इसका म्यू क्या होगा, ये सारी चीज बतानी। क्या आया? म्यू1 क्या आया? सर 1.5. 1.5, ओके। तो म्यू1 इज, तो सीधा है 3 into 10 to the power 8 speed of light in vacuum upon speed of light in medium, that is 1.5। अब म्यू1 मिल गया तो हम लोग को म्यू2 कैसे निकालें? म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r, म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। तो म्यू1 is 1.5 into sin 60, sin 60 is √3/2 is equals to म्यू2 into sin r, sin r is 1/√2। तो यहां से आ गया म्यू2 इक्वल टू 1.5 into √3 into √2 upon 2। तो ये बन गया 1.5 √3/√2। ये म्यू आ गया, और म्यू आ गया तो हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट भी बन जाएगा। डन? No, sir. ओके, नोट कर लो। ओके, तुमने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया है कि जब भी पानी में कोई ऑब्जेक्ट रखो तो वो तुमको ऐसा रेज दिखता है, मतलब उस साइड पे नहीं दिखता है, उस डेप्थ पे नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है। ये फिनोमेना ऑब्जर्व किए हो? Yes, sir. बस, ओके। चलो देखते हैं वो क्यों होता है, वो भी तुम थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। हम लोग जब रिफ्रैक्शन का बात की है तो लेट्स से दिस वन इज रेयरर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम। रेयरर का क्या मतलब है और डेंसर का क्या मतलब है? रेयरर मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और कुछ भी नहीं। तो अगर मेरा लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है
तो क्या होता है, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Towards the Towards normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि सर मैथमेटिक स्पीड लाइट की स्पीड स्लो। मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो? जो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ होगा? ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। अब μ1 बड़ा, μ1 छोटा है, μ1 छोटा है μ2 से, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन आई को बड़ा होना पड़ेगा साइन आर से, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है और μ1 छोटा है, तो इसका मतलब साइन आई को बड़ा होना पड़ेगा, और साइन आई बड़ा है, दिस इम्प्लाइज आई बड़ा होगा आर से, और हम लोग बोल सकते हैं कि रे जो होगा वो विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड सिमिलरली अगर लाइट मिरर डेंसर से रेयरर आए, डेंसर से रेयरर में आए, तो क्या होगा, इट विल बेंड away from the Away normal. from the अवे normal. फ्रॉम द नॉर्मल। ये है आई, ये एंगल है आर। डेंसर मतलब अगेन बस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। सर ये नोट लिखना है क्या अभी? हाँ लिख लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन, इस पे एक चीज देखते हैं कि हम लोग को जो चीज रेज, कोई भी चीज जो रेज होता है ना, वो क्यों हम लोग को दिखता है। वैसे आई थिंक ये सबको पता होगा। डन। यस सर। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा पानी में है, ये पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे रे सोचो, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा, ये डेंसर होता है ना 4/3 वाटर का, तो अगर मैं रे को कंसीडर करूँ, तो अगर मैं ये रे कंसीडर किया सीधा, तो ये तो सीधा निकल जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा टिल्टेड रे कंसीडर करूँ, तो ये किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? डेंसर से रेयरर में जा रहा है, किधर बेंड करेगा, Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे हम लोग का कहीं इधर बेंड कर गया, तो ये रे इधर जा रहा होगा। तो अगर मैं इसको रिट्रेस करूं, तो देखो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे भेजूं, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, इमेज या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे लगेगा। तो ये है रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग घर में आज करके भी देख सकते हो। एक लेमन या कुछ भी लेना, कॉइन लेना, उसको पानी में डाल देना, देखना तुमको ऊपर दिखेगा, वो तुमको यहाँ पर इमेज दिखेगा, एपरेंट पोजीशन। दिस इज, इसको किधर लिखो, दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आता है कि अगर ये हाइट मान लो h, मैंने h डेप्थ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो मुझे इमेज कितने हाइट पे दिखेगा? ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये एंगल है मेरा I, ये एंगल है R,
तो ये एंगल कितना होगा ब्लैक वाला? R. आर, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, ओ डैश, ए, बी, सी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में देखो tan i क्या है? tan i इज ओ ए, सॉरी, इन ट्रायंगल ओ सी ए, इन ट्रायंगल ओ सी ए, tan i is equals to OA upon AC. राइट, और मैंने तुमको एक दिन बताया था कि फॉर स्मॉल आई साइन आई, साइन थीटा थीटा होता है, tan थीटा भी थीटा होता है, याद है? फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज थीटा, tan थीटा Yes, इज थीटा, yes, sir. cos थीटा इज 1 अप्रोक्सीमेटली। तो मैं साइन आई tan आई को अप्रोक्सीमेटली साइन आई भी कंसीडर कर सकता हूँ। एंड इन ट्रायंगल ओ डैश सी बी, तो tan r क्या आ रहा है? tan r इज इक्वल्स टू OB upon BC, that is approximately sin r. राइट, अब मुझे क्या पता है? मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अब मुझे क्या पता है? μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। तो μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ OA अपॉन AC इज इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर की जगह पुट कर रहा हूँ OB अपॉन BC। अब देखो OB OA और O डैश B दोनों का वैल्यू सेम होगा। OA is this distance and O dash B is this distance, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास आ गया BC is equals to AC into μ2 by μ1। एक फॉर्मूला जैसा बन गया, μ2 टाइम्स ऑफ AC by μ1। ये समझ में आया क्यों मेरा ऑब्जेक्ट रेज हो रहा है? मतलब मुझे रिफ्रैक्शन के कारण मुझे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि रे यहाँ से आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ऊपर है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आया कि लेट्स से मेरे पास ये वाटर है, इसका डेप्थ, पानी का डेप्थ है लेट्स से 10 मीटर, 10 मीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। मैंने अगर यहाँ पर एक कॉइन रखा तो मुझे वो कॉइन कहाँ पर दिखेगा? अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे वो कॉइन किस साइड पे दिखेगा?
डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ ये हाइट है 10, तो मुझे कहाँ पर दिखेगा? जो मेरा BC जो हाइट है दैट इज μ2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन μ1। तो ये मेरा μ2 था ऊपर वाला, तो μ2 को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ। μ2 इज 1, तो μ2 टाइम्स ऑफ 10, μ2 टाइम्स ऑफ 10 अपॉन μ1, तो ये आ गया 30/4 दैट इज 7.5। ठीक है, तो अभी के लिए तुमसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस तुमसे ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्यों रेज हो रहा है, तो तुम उसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों रेज हो रहा है। फिगर समझ में आया है? हाँ या ना? हाँ सर। फिगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो एक बर्ड सॉरी एक फिश एक बर्ड को देख रहा है, तो वो पास दिखेगा या दूर दिखेगा? जैसे ऐसा फिगर सोचो कि यहाँ पर पानी है और यहाँ बर्ड है। Just a minute. ये पानी है और यहाँ एक बर्ड है, यहाँ पे फिश है। फिश अगर बर्ड को देख रहा है तो बर्ड यहीं पे दिखेगा या ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा? एक ग्रे डायग्राम बनाओ और सोच के बताओ क्या होगा। बर्ड को देखना है तो बर्ड से रे निकालना। किधर होगा? तो जो दो रे बनाओ, एक तो रे तुम डायरेक्टली ऐसा सीधा ले लो, एक और रे ऐसा लो कि ये इधर आया, तो ये किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसा बेंड किया। अब इसको रिट्रेस कराओ तो देखो इमेज कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है क्या? तो फेस को लगेगा कि बर्ड यहाँ पर है ऊपर में। फाइन, दिस इज apparent position of bird. Apparent
पोजीशन ऑफ बर्ड। और ये जो है ये है एक्चुअल पोजीशन। तो फिर इसको लगेगा कि वो बर्ड जो है वो ऊपर है, वहां पर नहीं है एग्जैक्टली। तो जो भी कुछ हमें देखना होगा ना, हम लोग हर बार क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे और फिर उससे देखेंगे कि रे डायग्राम क्या बता रहा है मुझे। रे डायग्राम को रिट्रेस करो, रे डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब सबने देखा है? Yes, sir. ग्लास स्लैब ऐसा एक ग्लास थिक ग्लास का मटेरियल बना होता है, Yes, sir. ठीक है, एक थिक ग्लास का होता है। तो अगर मान लो यहाँ से रह गया तो इट विल बेंड टू, ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड अगेन यहाँ से क्या होगा, ये इधर बेंड करेगा। पहला तुमको प्रूफ करना है, जैसे इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये R1 और ये भी R1 होगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। E is angle of emergence. Prove that I equal to R. ये प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ? ये दोनों Yes, sir. स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। और ये वाले सेकंड वाले रिफ्रैक्टिव, जो सेकंड वाला जो इंटरफेस है यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन R1 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से दिस इम्प्लाइज साइन आई इक्वल टू साइन ई, और दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू ई। अब देखो, अगर मेरा ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर नहीं होता तो मेरा रे यहाँ जाता। मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूँ, वेट, ये नोट कर लो पहले।
यार अब देखो ऐसा, ये मेरा ग्लास स्लैब है, ये रे आया, ये 1 मिनट, ये रे यहाँ आया, ये बेंड किया। अगर मेरा ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन फॉलो करता, लेकिन अब ये लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तुमको बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। बताना लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा। ये एंगल है आई, ये एंगल है आर। आई और आर के टर्म में सोचो एक बार क्या आएगा। ये एंगल है आर, ये एंगल है आई। अगर इसका थिकनेस टी है तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये डिस्टेंस बेसिकली फाइंड कर लो। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एसी फाइंड करना है। सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करूं? चलो हिंट है, ये एम है, ये एन है। ट्रायंगल एम ए एन लो और ट्रायंगल एम ए सी लो। इन दोनों ट्रायंगल में देखो कुछ बन रहा है क्या अपना काम। तो यहाँ क्या बनेगा, ट्रायंगल एम ए एन में देखो, ये लेंथ तुम्हारा टी है। इन ट्रायंगल एम ए एन हम लोग लिख सकते हैं cos r। cos r cos r क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज टी अपॉन ए एन। तो यहां से आ गया ए एन इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, दैट इज टी सेक आर। ए एन का लेंथ आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी एन, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल आई के बराबर है तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए सी एन हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इन ए एन। तो यहां से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए एन टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर। तो यहां से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए एन को लिख दो टी सेक आर, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट।
साइन आई माइनस आर, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट, लेंस। तो जैसे हम लोग का मिरर फॉर्मूला था, वैसे ही हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u equal to 1/f। और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आता है v/u। जो बस प्लस माइनस एक्सचेंज हुआ है दोनों फॉर्मूला में। अब दो लेंस होता क्या है? लेंस इज बेसिकली एक ग्लास का बना हुआ है। अगर मैं एक ग्लास स्फीयर है मेरे पास, ऐसा एक ग्लास स्फीयर ये है, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला बना, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये ऐसा जो लेंस बना, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं ऐसा लूं, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, इन दोनों के बीच में मैं ग्लास भर दूं, तो एक ये वाला सेक्शन बन रहा है। ये वाले को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड होगा, सो फोकस विल बी पॉजिटिव, एंड कॉनकेव लेंस का फोकस इस साइड होगा, सो फोकस विल बी नेगेटिव। डन। अब देखो, अब कुछ रूल्स है। जैसे वहां पे रूल्स था वैसे ही यहाँ पे भी रूल्स है, सेम टाइप ऑफ, कि अगर मेरा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया तो वे कहां से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन? इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस। और अगर इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर मेरा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया तो ये कहां से पास करेगा? इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। यहाँ फोकस होगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगा। अगर मैं रे फोकस से पास किया तो, अगर मैं रे से मान लो ऐसे फोकस से पास किया तो क्या होगा? Parallel to principal axis. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और या फिर हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। पहले अगर सिंपल सा लिखें तो, अगर ओ से पास किया तो सीधा निकल जाएगा। इस वाले केस में भी अगर यहां से पास किया सीधा निकल गया। अगर हम लोग फोकस से पास करना है
तो it will become parallel to the principal axis. फिर ऐसा रे बना लो, ज्यादा बेटर है कि नीचे से गया फोकस से, तो it will become parallel to the principal axis. और अगर हम लोग इसके लिए बनाए, मतलब इसका दो फोकस होता है बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस का, एक पीछे वाला भी फोकस होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। तो बेसिकली अगर सेकेंडरी फोकस से गया तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, या फिर अगर प्राइमरी फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगा तो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो ऐसा है, ये फोकस की तरफ, या फिर ऐसा बोल दो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो ये इधर मुड़ जाएगा, फोकस की तरफ अगर डायरेक्टेड है तो इधर बेंड कर जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? ये और ये कुछ दिख रहा क्या? देखो दोनों में, अपने राइट हैंड से देखो तो दोनों में जो रे है वो इस तरफ कर्ल किया है ना? यस। और कॉनकेव में देखो, कॉनकेव में देखो तो दोनों में रे इस तरफ टर्न किया है। तो यहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा लेंस कनकेव है और कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है। अगर मान लो तुमको एक बॉक्स बना दिया और पूछा कौन सा रे कनकेव है कौन सा रे कन्वेक्स है, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि वो किस तरफ बेंड कर रहा है, राइट, उससे। डन। ओके, एक और फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है 10th वाले में बट बाद में है, एक है लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे मान लो ये एक लेंस है, लेंस ग्लास का बना होगा। अब देखो ये जो पार्ट है, ये इधर वाला जो सरफेस है, ये इस स्फीयर का पार्ट है। लेट्स से इस स्फीयर का रेडियस r1 है, और ये जो रेड वाला है ये इस स्फीयर का पार्ट है, इसका r2 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f, इसका जो फोकल लेंथ होगा दैट इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू2 मान लेता हूँ और इसका म्यू1 मान लेता हूँ। तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू2/म्यू1 -1 into 1/r1 minus 1/r2। इसमें तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लो ऐसा है, ये है, इसका तुमको रेडियस दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे दिया 30 सेंटीमीटर। ये मैं किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बताया हूँ फॉर्मूला।
उसके बाद देखते हैं वो चीज। μ2 1 है, इधर भी μ1 है। बताना इसका फोकल लेंथ कितना होगा। R1 R2 सही से पुट करना। R1 विल बी, R1 की जगह +20 पुट करोगे या -20 पुट करोगे? सोचो एक बार। R1 की जगह क्या पुट करेंगे? फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 -1 1/R1 -1/R2। अब देखो यहाँ पर μ2 क्या है? μ2 इज 1.5 बाई μ1 -1 1/R1। R1 देखो, R1 का सेंटर किधर है? राइट है या लेफ्ट है? राइट में है ना। तो R1 इज +30 माइनस 1/R2। R2 का सेंटर लेफ्ट में है, तो R2 इज -30। यहाँ पर +20 होगा, वहां पर -30 आ गया। तो देखो क्या बन गया, 0.5 1/20 + 1/30, 60 एलसीएम ले लो, तो 3 + 2 दैट इज 0 1/f, और दिस implies f is equals to 60 upon 2.5। तो ये आ गया 24। क्या आ जाएगा? 24। ओके, एक बार ध्यान देना यहाँ पर अगर कोई आदमी ऐसा स्टेटमेंट देता है कि ऑल कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑल कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग, सर सही है। सही। ओके, और किसी का? मतलब बस यही स्टेटमेंट के लिए मैंने तुमको ये पढ़ाया लेंस में कल फॉर्मूला, ऑल कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, नॉर्मली हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये नोट करना है क्या या हो गया? सर कर लिया नोट। ओके, तो नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अपने सिलेबस में है, उसमें क्या हो रहा है कि ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, और यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेट्स से दिस इज μ2 और μ1, और हम लोग पढ़ रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इन दैट केस जो रे आ रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है। इस केस में रेज आर कन्वर्जिंग, रेज आर कन्वर्जिंग। बट व्हाट इफ अगर मैं ऐसा केस लूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एंड μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अगर ऐसा हुआ, μ1 बड़ा है, तो देखो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला था। अब अगर μ1 बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? μ1 अगर बड़ा है, नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। ये वाला क्वांटिटी देखो, R1 पॉजिटिव है, R1 पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ। R2 निगेटिव है, तो निगेटिव माइनस निगेटिव, ये वाला क्वांटिटी भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ।
तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बना? पॉजिटिव। अब निगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है? Negative. नेगेटिव। तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ गया यहाँ से? नेगेटिव आ गया। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग जैसा। तो सारे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नहीं होते हैं। सिमिलरली हम लोग जो स्टेटमेंट देंगे कि ऑल कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग, वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस तरह का सीन बना तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ओके यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग कैसे देखते हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा? At focus. एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो रेज जो आएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, और ये कहाँ कन्वर्ट्स करेगा? एट फोकस। इमेज एट फोकस रियल या इन्वर्टेड? Sir, real and inverted both. रियल एंड इन्वर्टेड बोथ। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, पॉइंट साइज? बिल्कुल बस फोकस पे ही होगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूं, ये F2 है, ये C है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूं, ये मेरा प्राइमरी फोकस है, F1 इज प्राइमरी फोकस, C1 इज प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे यहाँ से पास किया और कोई एक और रे ऐसा ले लो, तो इमेज यहाँ बनेगा। बिटवीन फोकस एंड सी, रियल या फिर वर्चुअल? Real. Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। साइज थोड़ा छोटा है। डन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इमेज ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रखूं तो क्या होगा? केस थर्ड,
ऑब्जेक्ट एट सी, तो अगर मैं सी पे रखूं तो इमेज कहाँ बनेगा? सी सेंटर प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रह गया, फोकस से पास किया, ये रह गया, ये यहाँ गया। यहाँ इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सेम साइज। तो सी वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सी मुझे दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? सेम साइज। हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड। तो जैसे जैसे हम लोग इमेज को पास ला रहे हैं टुवर्ड्स द लेंस, मेरा ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स द लेंस ला रहा हूँ, इमेज क्या हो रहा है? लेंस से दूर जा रहा है। हम लोग कॉनकेव लेंस में भी, कॉनकेव मिरर में भी देखे थे सेम, बिल्कुल जैसा कॉनकेव मिरर में था वैसा कॉन्वेक्स लेंस में है। Sir, you have to note down this. यस, अगर याद है फिर रहने दो। ओके, दो केस और देखते हैं, फिर जो डाउट्स होंगे वो लोग के, तुम लोग के, वो देखता हूँ। Okay, sir. फिफ्थ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, Yes, sir. हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसा हमने कॉनकेव में देखा था जब पोल और फोकस के बीच में रखे थे, वैसे ही यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखूंगा ऑब्जेक्ट between O and F. This is optical center. तो क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा और पास बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो ये रह गया, ये फोकस से पास करेगा, और ये ऐसा है। तो ये दोनों कभी तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं इसको वापस लेके आता हूँ और इमेज कहीं इधर बनेगा।
हाँ सर। तो behind the lens, virtual, behind the lens, virtual and direct, magnified. यहाँ तक कोई दिक्कत? No. नो सर। ठीक है, तो हम लोग कनकेव लेंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जिनका जो डाउट्स है वो बता दो। एक डाउट्स मुझे किसी ने भेजा था स्टार्टिंग में ही। हाँ, पलाश हो क्या? Yes, sir. हाँ, दो आईडी से लॉगिन है तुम्हारा? Yes, sir. I'm having a weak network connectivity. That's all. Okay. 4 equal resistors of 1 ohm each are connected to form a quadrilateral ABCD. Estimate the resistance in the circuit if the current passes from A to D. ABCD, एक बार मुझे फिगर बनाने में हेल्प करना बस। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 2 3 4। मैं सबको क्वेश्चन भेज रहा हूँ। कॉपी। तो तुम्हारे चैट सेक्शन में क्वेश्चन आया होगा। Estimate the resistance in the circuit if the current passes from A to D. A, B, C, D. Current passes from A to D. बस कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। बस पूरा क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? Sir, this is the question itself. This only I got. If the ये जो लाइन लिखा है ना इसमें, one connected to form a quadrilateral ABCD, estimate the resistance in the circuit if current passes from A to D. अगर मैं if Sir, current 1 passes ohm from, resistor are given. हाँ 1 ohm ठीक है वो तो, बट करंट पासेस फ्रॉम A to D का क्या मतलब है? अगर तुमको ऐसा दिया है कि करंट हमने यहाँ से सप्लाई किया और यहाँ से निकाला, तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अगर तुमको ऐसा दिया कि मान लो मैंने ए पे करंट सप्लाई किया और डी से निकाल लिया करंट, तो फिर तुम बता सकते हो ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, तो 3 ओम के हो गए और ये 1 ओम का, तो तुम ऊपर बोलोगे कि ऊपर में 3 ओम है और नीचे में 1 ओम है। So equivalent will be 1 by R equivalent is 1 by 3 plus 1 by 1, that is 4 by 3, और R equivalent बोल दोगे 3 by 4। बट ये अगर तुमको ये मेंशन करना पड़ेगा कि A से हमने करंट सप्लाई किया और D से हम लोग निकाल रहे हैं, तो फिर R equivalent 3 by 4 आएगा। आंसर क्या दिया? 3 by 4 ही दिया है क्या? No, sir. This was actually asked in our school's exam. So, यही question था. हाँ, तो क्वेश्चन उस एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि करंट इज सप्लाइड थ्रू जंक्शन ए एंड इट इज टेकन आउट थ्रू द जंक्शन डी, सो फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अभी तो समझ में आ गया ना Yes, कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. ओके, और किसी का कोई डाउट?
ओके ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करते हैं कनकेव लेंस। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। No, ठीक sir. है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank बाय you. बाय। so much. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।